हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। तो गांधी जी जो हैं वो कब उनका जन्म हुआ था, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, उन्होंने कहाँ पर अपनी एजुकेशन प्राप्त करी और उसके बाद में जो है उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात तो ये है कि गांधी जी का जो जन्म है वो हुआ था 2 अक्टूबर को। कहाँ पर? गुजरात में हुआ था। गुजरात में कहाँ पर? पोरबंदर में। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है। अब उनके जो पिताजी थे, ही वॉज अ दीवान, अ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। गांधी जी की जो पढ़ाई है उन्होंने लॉ करी है, और लॉ जब करी थी उन्होंने तो वो करी थी उन्होंने इंग्लैंड से। ठीक है। अब इंग्लैंड में लॉ करने के बाद ही वॉज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर। तो उनका एक केस था, एक क्लाइंट से रिलेटेड, दादा अब्दुल्ला था जिनका नाम। तो दादा अब्दुल्ला से रिलेटेड एक केस था, उसकी वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। अब साउथ अफ्रीका में जाके जो है गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज़ों का जो अत्याचार है, ठीक है, जो वाइट रेसिज्म है, वो कितनी बुरी तरह से वहाँ पर यूज़ करी जा रही है, अत्याचार करा जा रहा है लोगों पर, स्पेशली एशियंस पर। ठीक है। जो जो बाहर से जो लेबरर्स थे, जो वहाँ पे माइग्रेट हुए थे, उन पर कितना अन्याय करा जा रहा है, तो वो उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा। ठीक है, उन्हें पता चला। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जब उन्होंने ये अत्याचार देखा तो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए साउथ अफ्रीका में, और इन लोगों की, जो ये भारतीय वर्कर जो हैं, लेबरर्स जो हैं, जो यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, उनकी राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। इसीलिए वो वहाँ पर रहे और फिर 1914 के आसपास वो भारत में वापस आए। तो अब अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करो उस टाइम पर, तो वहाँ पर बेसिकली 3 कैटेगरी के लोग थे। ठीक है, यानी वर्कर पॉपुलेशन जो थी वो 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो है वो है इंडियन लेबरर्स। ठीक है, जो लेबरर जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे, स्पेशली फ्रॉम द साउथ इंडिया। ठीक है, तो साउथ इंडिया से बेसिकली माइग्रेट होने वाले लोग यानी लेबरर्स जो साउथ अफ्रीका गए थे आफ्टर 1890, कहाँ वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ जो शुगर प्लांटेशंस थी, जो ये अंग्रेज़ थे जिन्होंने यहाँ पर वहाँ पर प्लांटेशन लगा रखी थी कि खेती के लिए, शुगर की खेती के लिए, तो वहाँ पर वो काम करने गए थे। ठीक है, तो मतलब कि पहले जो कैटेगरी के लोग हैं वो हैं लेबरर्स। ठीक है, इंडियन लेबरर्स, स्पेशली फ्रॉम द सदर्न इंडिया, जो साउथ अफ्रीका में गए थे आफ्टर 1890 शुगर प्लांटेशंस में वर्क करने के लिए। दूसरे कैटेगरी के कौन लोग हैं? वहाँ पर दूसरे कैटेगरी के लोग थे मर्चेंट्स। वहाँ पर मर्चेंट जो हैं वो क्यों गए थे? वो इसीलिए गए थे क्योंकि देखो, अगर लेबरर जा रहे हैं यानी लोग जा रहे हैं तो उन्हें सामान की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, कि मतलब वो कुछ खरीदेंगे, वो कुछ बेचेंगे, खरीदेंगे, या मतलब कि ट्रेड तो होएगा ना। अगर आपकी नेसेसिटी है, अगर आप कोई भी कमोडिटी चाहते हो, ठीक है, आपके रोज़ की लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आपको खाने पीने की चीज़, या फिर जो है बेसिक बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है, तो उनके लिए जो है आपको इट इज़ असेंशियल। ठीक है, इट इज़ असेंशियल टू हैव अ गुड ट्रेड। ठीक है, तो मतलब कि ट्रेडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रेड से ही तो सामान आता है। ठीक है, कंट्री में जब भी आप कोई जगह पर रहते हो तो आपको क्या लगता है कि सामान जो आता है वो कैसे आता है? वो ट्रेडर्स के थ्रू ही तो आता है। ठीक है, मर्चेंट्स के थ्रू ही तो आता है। तो इसीलिए जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी मर्चेंट्स की, कि जो वहाँ पर आए थे। ठीक है, स्पेशली द मेमान मुस्लिम्स, लेकिन देवर मर्चेंट्स। ठीक है, बस बेसिकली ये बात याद रखनी है। सेकंड कैटेगरी जो थी वो मर्चेंट्स थी। किसको फॉलो करके आए थे? लेबरर्स को फॉलो करके आए थे। लेबरर्स पहले चले गए वहाँ पे, तो मर्चेंट ने सोचा कि हाँ, हमारा भी अच्छा काम चलेगा वहाँ पे, हमारा भी अच्छा धंधा चलेगा, तो वो भी वहाँ पर माइग्रेट हो गए साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और तीसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो लोग हैं ऐसे लेबरर्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं साउथ अफ्रीका में, तो हम यहाँ पर बस जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो है सेटल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो ऐसे लेबरर्स थे जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में सेटल डाउन हो गए थे। तो ये 3 कैटेगरी थी। ठीक है, 3 कैटेगरी वर्कर्स की, लेबरर्स की, या फिर मतलब लेबरर्स नहीं बोलूँगा, वो क्या बोलते हैं, ऐसे लोग जो माइग्रेट हुए थे। ठीक है, माइग्रेटेड पॉपुलेशन की 3 कैटेगरी, समझ रहे हो? अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंडियंस थे, जो ये भारतीय थे, ठीक है, जो एशिया से आए थे, अब ये लोग ये ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे।
ठीक है। और उस समय में देखो इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का जो है वो मतलब क्या बोलते हैं ना, एक इम्पैक्ट जो डीप डाउन सिंक नहीं किया था। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है। तो मतलब कि वो जो भारतीय जो लोग थे जो ये माइग्रेट हुए थे, जो लेबरर्स थे और मर्चेंट जो थे, ये सब माइग्रेट जो हुए थे वहाँ पर, उन्हें इतना पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी। ठीक है। बेसिक, बस बेसिक वो अपना काम चला लेते थे। तो लेकिन जो ये अंग्रेज़ जो थे उनका जो रोज़ का काम होता था वो था अंग्रेज़ी का, वो इंग्लिश में सारा काम करते थे। तो इसीलिए मतलब जो है एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर दबा कर होता था। ठीक है। उन पर दबा कर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि वाइट जो कलर के लोग हैं वो सुपीरियर हैं और जो तुम लोग आए हो तुम इन्फीरियर हो। ठीक है। तुम्हारा कलर दूसरा है, तुम्हारे स्किन का कलर हमसे इन्फीरियर है। ठीक है। तुम्हारी रेस इन्फीरियर है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अन्याय और अत्याचार जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है उस टाइम पर इंडियंस पर होता था, बिकॉज दे वर मोस्टली इलिटरेट। ठीक है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे वो, ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं जानते थे वो। अब क्या हुआ, इसी वजह से उन्हें बहुत अन्याय से गुजरना पड़ा, इन माइग्रेंट्स को गुजरना पड़ा। उनको वोट देने का भी राइट नहीं था, मतलब वो ये भी डिसाइड नहीं कर सकते थे कि कौन हम पर रूल करेगा। ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट हम पर रूल करेगी, तो वो भी उनके हाथ में नहीं था। उनको रहने की जगह की अगर बात करें तो वो भी बिल्कुल मतलब ऐसी जगह पर उन्हें रहने की क्वार्टर दिए जाते थे, या मतलब उनका जो रहने का जगह थी वो बहुत ही कंजेस्टेड थी। ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, मतलब बेसिक फैसिलिटी भी अगर हम बात करें तो वो भी अवेलेबल नहीं थी। इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी का मतलब कि जहाँ पर जो है बेसिक क्लीन वाटर, ठीक है, और टॉयलेट जो है, बेसिक बेसिक नेसेसिटी जो होती है आपकी, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जगह पर तो उन्हें कहा जाता था कि तुम यहाँ पर रहोगे। ठीक है। ये तुम्हारी रहने की जगह है। तो मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज़्यादा जो है अत्याचार, अन्याय से इन लेबरर्स को, इंडियन लेबरर्स को वहाँ पे गुजरना पड़ा। ठीक है। साउथ अफ्रीका में। तो इसी वजह से जो है गांधी जी ने सोचा कि हाँ, मैं यहाँ पर रुकूंगा और मैं इनके राइट्स के लिए फ़ाइट करूँगा, इनका जो एक हक है इनको उनका हक दिला कर रहूँगा। ठीक है। तो ये बात थी। अब आगे बात करेंगे कि फेजेस की, स्पेशली जब जो गांधी जी वहाँ पर जो रहे हैं, ठीक है, जितने साल वो साउथ अफ्रीका में रहे, तो उनको हम बेसिकली दो फेज़ में डिवाइड करेंगे। पहला जो फेज़ है वो उसको बोलेंगे हम मॉडरेट फेज़ ऑफ स्ट्रगल। ठीक है। मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल जो है वो 1894 से लेके 1906 तक। ठीक है। 1894 से लेके 1906 तक हमें मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल मिलता है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। ठीक है। गांधी जी जब वहाँ पर थे, तो इस पीरियड में क्या हुआ, ये तो पहला फेज है। ठीक है। मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल, ये पहला फेज है। और दूसरा फेज जो है वो है पैसिव रेजिस्टेंस का फेज, या फिर सत्याग्रह का फेज बोल सकते हो आप, कि जब गांधी जी ने एक अपना नया जो मॉडल है प्रोटेस्ट का वो डेवलप करा था। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉडरेट फेज के बारे में। तो मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल क्या था बेसिकली, इस टाइम पर गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वाला जो मॉडल है प्रोटेस्ट का वो नहीं लेके आए, वो उसको यूज़ नहीं किया। पहले उन्होंने क्या किया कि पेटिशंस भेजी और जो दरखास्त दी कि सर ऐसी ऐसी बात है, अथॉरिटीज़ को, वहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उनको उनके पास जो है लेटर भेजे, मेमोरियल्स भेजे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से हम गुज़र रहे हैं, ये जो लेबरर्स हैं वो गुज़र रहे हैं, आपको इसका ध्यान देना चाहिए और आपको कुछ करना चाहिए, इनके राइट्स इनको वापस देने चाहिए। तो ऐसे जो है पिटीशन वगैरह भेजी उन्होंने, लेटर वगैरह भेजे अथॉरिटीज़ को साउथ अफ्रीका में। और ब्रिटेन में भी, जो ब्रिटेन में जो हेड थे उनको भी काफ़ी सारी जो है रिक्वेस्ट करी। तो मतलब ये चीज़ पहले फेज़ का वो है, क्या बोलते हैं, पहले फेज़ में हुई है, फर्स्ट फेज़ में। फिर इसी को देखते देखते उन्होंने जो है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक सेटअप करी वहाँ पर, जिसका नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस, ताकि जो अलग अलग सेक्शन के जो लोग हैं वहाँ पर, जो भारतीय लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, वो डिफरेंट सेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो उनको यूनाइट करने के लिए, ठीक है, उनको एक करने के लिए गांधी जी ने बनाई वहाँ पर नेटल इंडियन कांग्रेस। ठीक है। इसका मेन पर्पज़ ही यही था कि सारे जो वहाँ पर अलग अलग जो सेक्शन के लोग हैं, जो भारतीय अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको यूनाइट करना। ठीक है। क्योंकि जब आप यूनाइटेड होते हो तो आप में ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है।
तो इसीलिए उन्होंने एक तो चीज़ करी कि नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी। और दूसरी जो चीज़ है, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अब इंडियन ओपिनियन के थ्रू वो जो है ग्रीवियंसेस को रखते थे आगे, कि जो यहाँ पर भारतीय लोग हैं साउथ अफ्रीका में, जो लेबरर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो किस अन्याय और अत्याचार से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने अपने अखबार में इंडियन ओपिनियन में लिखी। और इसी फेज़ में जो है वो लेटर वगैरह भेजते थे, जैसे मैंने बताया कि ग्रीवियंसेस बताते थे कि लोग जो हैं कितनी कैसी गंदी कंडीशन में उनको रखा जा रहा है, रहने की जगह भी ढंग की नहीं है बिल्कुल भी, ना साफ़ पानी है, ना बेसिक टॉयलेट नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रही, ठीक है, इन लेबरर्स को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ऐसी जो चीज़ें हैं उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू और पिटिशंस और लेटर्स के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को साउथ अफ्रीका में और ब्रिटेन में बताई। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा मतलब जो है खास रिजल्ट नहीं आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की, जो है पैसिव रेजिस्टेंस या फिर सत्याग्रह वाला फेज़, जो 1906 में स्टार्ट हुआ था और 1914 तक जब गांधी जी भारत लौटे थे, तो उससे पहले तक जो है ये 8 साल का जो फेज़ था, इसको बोलते हैं फेज़ ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस या फिर सत्याग्रह। अब इस फेज़ की बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ था। देखो, सबसे पहला जो ये जो फेज़ है ना पैसिव रेजिस्टेंस वाला, इसको आप सिविल डिसओबीडियंस फेज़ भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप सत्याग्रह भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस या फिर सिविल डिसओबीडियंस या फिर सत्याग्रह एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना बेसिकली, ठीक है। अब चलो इस फेज़ में हम इंसिडेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, एक एक वन बाय वन जो है इंसिडेंट कौन कौन से थे उनकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, जो अन्याय का इंसिडेंट था, वो था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला, जो 1906 में हुआ था। अब इस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट, जो अथॉरिटी थी, ब्रिटिश अथॉरिटी, उन्होंने कहा था कि सारे जो लेबरर्स हैं, इंडियन लेबरर्स जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में हैं, उन सभी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना पड़ेगा 24 घंटे, अलॉन्ग विद द फिंगरप्रिंट। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे उनके फिंगरप्रिंट भी होने चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी जो है उन्होंने भारतीय लोगों को, भारतीय लेबरर्स को वहाँ पे इकट्ठा किया और उन्होंने बनाई वहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन किसने बनाई थी? गांधी जी ने बनाई थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो बात याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए बता रहा हूँ। अब ये जो एसोसिएशन है ये किस लिए बनाई थी? ये इसीलिए बनाई थी कि जो लॉ है, जो ब्रिटिश अथॉरिटी ने निकाला था कि ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 24 घंटे आपको अपने साथ में रखना है, इस कागज़ को, इस पे आपके फिंगरप्रिंट भी होने चाहिए। तो ये जो लॉ है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, तो इसको अपोज करने के लिए गांधी जी ने ये पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाई थी और एकजुट किया था भारतीय लेबरर्स को। अब इसी मेथड से, ठीक है, इसी पैसिव रेजिस्टेंस मेथड से जो है सत्याग्रह का जन्म हुआ, ठीक है। सत्याग्रह यानी एक नया फेज जो है, एक नया तरीका प्रोटेस्ट करने का डेवलप हुआ। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब ही यही होता है, डिवोशन टू ट्रुथ, ठीक है, सत्य से लगाव। तो मतलब कहने का ये है कि इस फेज़ में जो है आप जो है वायलेंस का यूज़ नहीं करोगे, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करोगे बिना किसी वायलेंस तोड़फोड़ के, और जो है सत्य का साथ दोगे, ठीक है, सत्य का आप हमेशा साथ दोगे। तो ये जो है सत्याग्रह का मेन मोटिव था, इसके पीछे जो है मेन मैसेज यही था, ठीक है, सत्याग्रह के पीछे जो ये मेथड था प्रोटेस्ट का। अब क्या हुआ कि फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने देखा कि ये गांधी जी जो हैं वो मतलब बीच में अड़चन बन रहे हैं, तो उनको जेल कर दिया गया, ठीक है, उनको जेल कर दिया गया। और फिर जो है और ऐसे लोग, जो भारतीय लोग जो थे, जिन्होंने कहा कि हम नहीं रजिस्टर करेंगे या फिर जो हम ये कागज़ वागज़ को नहीं रखेंगे अपने साथ में, तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। फिर क्या हुआ कि जो मैंने जैसे पहले भी बताया कि भारतीय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पर, जो है लेबरर जो थे, ठीक है, जो काम करते थे, अपनी जो दिहाड़ी करते थे, जो अपनी दिनचर्या चलाते थे, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, उनको अंग्रेज़ी का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो इसी वजह से जो ये अंग्रेज़ लोग हैं ये उनका फ़ायदा उठाया करते थे, ठीक है, उनका फ़ायदा उठाकर जो है कहीं पर साइन करा लिया, कहीं पर कुछ लिखवा दिया। तो इस वजह से भी है, और इस वजह से भी काफ़ी अत्याचार हुआ, इन लेबरर्स के ऊपर जेल में डाल दिया गया। तो अपोज करते हुए फिर जो ये भारतीय जो लोग थे वहाँ पर,
साउथ अफ्रीका में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को जला दिया। ठीक है, इनको आग लगा दी, एक जगह पर इकट्ठा किया और आग लगा दी। समझ रहे हो? तो इससे क्या हुआ बेसिकली, इससे ये पता चला कि साउथ अफ्रीका में जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, मतलब ये एक अन्याय कर रही है, ये अत्याचार कर रही है। ठीक है, तो मतलब कि इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बैड लाइट में दिखाई गई, बैड लाइट में आई कि भाई आप क्यों फोर्सफुल जो है रिप्रेशन कर रहे हो, सप्रेशन कर रहे हो, क्यों ये जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ये मेथड जो लेके आए हो आप, कि सर्टिफिकेट को कैरी करना है 24 घंटे। ठीक है, आप साइन करा रहे हो कहीं पर, आप कुछ मतलब कुछ भी लिखवा लेते हो, तो ये अत्याचार आप क्यों कर रहे हो? इसी से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो बैड लाइट में आई। आगे बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन इमिग्रेशन। अब ये जो एक दूसरा इंसिडेंट था, इसमें भी यही एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सप्रेशन हुआ। मतलब क्या था कि एक लॉ लाया गया जिसमें कहा गया कि एक प्रोविंस में रहने वाले लोग दूसरे प्रोविंस में नहीं जाएंगे। ठीक है, एक जगह पर प्रोविंस यानी स्टेट होता था उस टाइम पर, अब जो मैं कुछ थोड़ी देर बाद में भी बताऊंगा कुछ प्रोविंसेस जो थे, तो एक प्रोविंसेस से जो है आप दूसरे प्रोविंस में नहीं जा सकते, माइग्रेट नहीं हो सकते, मतलब कि आप बंद गए हो। अगर आप सोचो कि अगर आप पे अत्याचार हो रहा है एक जगह पे, और आप सोचो कि मुझे ज़्यादा जो है काम यहाँ पर नहीं मिल पा रहा, तो अगर आप दूसरी जगह पर जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, विदाउट लाइसेंस, आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से जो है ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और इसी वजह से जो है हमारे जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उन्होंने अपोज किया इस चीज़ का, उन्होंने प्रोटेस्ट करी, और इस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया और अत्याचार किया गया बेसिकली। तो ये एक दूसरा इंसिडेंट है। ठीक है, जिस पर जो है भारत के लोगों ने अपना एक यूनिटी दिखाई, एक अपना जो है बहादुरता दिखाई। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंडियन माइग्रेशन, ये दूसरा इंसिडेंट है। अब बात करते हैं तीसरे इंसिडेंट की, जो है पोल टैक्स और ये इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज वाला एक्ट। ठीक है, तो इस इंसिडेंट में क्या हुआ था बेसिकली कि एक तो पोल टैक्स जो है ना, एक टैक्स लगा दिया गया बेसिकली। पोल टैक्स क्या है? एक तरह का टैक्स था जिसमें 3 पाउंड जो है ऐसे भारत के जो लेबरर्स हैं जो वहाँ पर पहले काम करते थे लेकिन अब वो वहीं पर सेटल हो गए हैं बेसिकली, तो उन्हें 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। अब 3 पाउंड का टैक्स उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा होता था। ठीक है, कि मतलब आपकी आपकी जो एक मंथली इनकम है उसका ज़्यादातर पार्ट तो उसी में टैक्स में ही चला जाएगा, तो आप खाओगे क्या? समझ रहे हो? आप खाओगे क्या? आप अपना गुजारा कैसे चलाओगे? तो इसी वजह से जो ये पोल टैक्स वाला जो एक वो था, एक काइंड ऑफ लॉ था, जो ये एक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि टैक्स भरना है आपको, पोल टैक्स भरना है 3 पाउंड का। ठीक है, लेबरर्स को, इंडियंस को जो वहाँ रह रहे हैं, सेटल हो गए हैं जो, तो ये बहुत ही खटका, मतलब ठीक है, ये बहुत ही इस चीज़ ने हर्ट किया। ठीक है, इंडियंस की फीलिंग्स को, इंडियंस की फीलिंग इकोनॉमिकली भी बहुत हर्ट किया और सोशली भी, कि इतने डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस क्यों करी जा रही हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने अपोज किया वहाँ पर, इसके भी अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट हुई, इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया। और दूसरी जो चीज़ है, जो इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज है, वो भी एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हमें देखने को मिली। इसमें क्या हुआ था कि ये ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज़ जो थे, इन्होंने कहा कि जितनी भी शादियाँ चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो एक्सेप्ट क्रिश्चियन। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो जो वहाँ पर रह रहा है साउथ अफ्रीका में, एक्सेप्ट क्रिश्चियन, उनकी जितनी भी शादियाँ होंगी, अगर वो क्रिश्चियन रिचुअल के अकॉर्डिंग नहीं करी गई, अगर क्रिश्चियन मेथड के अकॉर्डिंग नहीं करी गई, और अगर कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो मतलब कि वो शादियाँ वैलिड नहीं हैं, हम उन शादी को नहीं मानेंगे। ठीक है, और उन शादी से जो हुए उनके जो बच्चे हैं वो भी इलेजिटिमेट हैं, वो भी इनवैलिड हैं, हम उनको भी नहीं मानेंगे। यानी मतलब कि जो शादी ब्याह जो है क्रिश्चियन रिचुअल से हुआ वही वैलिड है, और जो दूसरे जो धर्म के जो लोग हैं उनके जो रिचुअल हैं उनको बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी जाएगी। उनकी जो शादियां हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको इनवैलिड, इलेजिटिमेट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी अंग्रेज़ों की तरफ से। ठीक है, तो पोल टैक्स और ये इंडियन मैरिज वाली भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और फिर क्या बाद में जो है, बाद में इसको मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया कि हाँ हम रिस्पेक्ट करेंगे इन रिचुअल्स की, लेकिन वो चलो बाद में देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आगे।
ठीक है। तो इसमें जो है एक इंसल्ट था बेसिकली, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो इंडियन मैरिज वाली जो चीज़ थी ये डिक्लेयर कर दिया गया, जो इनवैलिडेशन करा था, इस इनवैलिडेशन में एक इंसल्ट थी, ठीक है, हमारे लोगों की, हमारी जो विमेन है वहाँ पर जो रह रही थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उनकी एक उनके उनके लिए एक अन्याय था ये, ठीक है, उन पर अत्याचार था ये, ठीक है, उनके लिए एक उनके ऑनर को एक इंसल्ट करी गई थी, ठीक है, जो कि कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। तो इसी वजह से जो है भारत के लोगों ने, भारत के जो लेबरर्स हैं वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और काफ़ी जो है वो सक्सेसफुल भी हुआ, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के बारे में। अब ये भी एक जो है, ट्रांसवाल बेसिकली क्या था, एक प्रोविंस था साउथ अफ्रीका में ही। ट्रांसवाल जो था वो भी प्रोविंस था, और नेटल जो है, नेटल भी एक प्रोविंस था। तो क्या हुआ था कि जो ये माइग्रेशन जो है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस की, वो बैन कर दी गई थी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। तो ये वाला जो ट्रांसवाल इमिग्रेशन जो एक्ट था, ये एक अलग लॉ लाया गया था बेसिकली। इसमें कहा गया था कि जो भी इंडियंस हैं वो अकॉर्डिंग टू ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट जो है वो माइग्रेट नहीं कर सकते नेटल से ट्रांसवाल प्रोविंस में, ठीक है। तो मतलब कि इंटर प्रोविंस जो माइग्रेशन है वो आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अब आपको कोई कह दे कि आप अगर एक स्टेट में रह रहे हो, जैसे कि आप जो है हरियाणा में रह रहे हो, और आपको आपको अगर मन करे कि हाँ मैं जो है यूपी में जाके अपना देखता हूँ कि काम वगैरह मैं क्या ढंग का मिल जाएगा मुझे, मतलब आप किसी भी दूसरी स्टेट में जाना चाहते हो, तो और आपको कोई कह दे कि आप नहीं जा सकते, आपको यहीं पर बंद के रहना पड़ेगा, इसी स्टेट में, इसी राज्य में आपको बंद के रहना पड़ेगा, तो वो कितना बड़ा अत्याचार है आप सोच सकते हो, ठीक है, कि आप जो है वहाँ पर जहाँ पर आप अभी हो वहाँ आपको काम नहीं मिल रहा, वहाँ पर अत्याचार हो रहा है आप पर, और जहाँ आप माइग्रेट होने वाले हो वहाँ पर आपको माइग्रेट करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक जो है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया। और काफ़ी सारे हमारे जो वर्कर हैं वहाँ पे, जो शुगर प्लांटेशन में काम करते थे, या फिर जो माइंस में काम करते थे, कोल माइन वगैरह में, तो उन्होंने दबा कर प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक करी वहाँ पर, ठीक है। इस टाइम पर जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी पूरे देश में क्या बोलते हैं टूर किया, बेसिकली टूर किया मोबिलाइज करने के लिए लोगों को, इस इंसिडेंट के बारे में जागरूक करने के लिए कि साउथ अफ्रीका में हमारे लोगों के साथ में क्या हो रहा है, ठीक है, कितना अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी पूरे देश में जो है टूर किया। इवन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग जो हैं, उन्होंने भी कहा कि इसके लिए एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो ये रिप्रेशन है, जो ये सप्रेशन हो रहा है भारत के लोगों पर साउथ अफ्रीका में, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप अपने एग्जाम में कोड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो मेंस की अगर बात करें, यूपीएससी मेंस की बात करें, तो उसमें भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था कि साउथ अफ्रीका में जो लेबरर्स थे उन पे क्या जो अन्याय हुए थे और क्या किया गया था, ठीक है, उनके सपोर्ट के लिए। तो ये काइंड ऑफ एक क्वेश्चन था, मुझे ये नहीं पता कौन से ईयर में आया था, लेकिन आया ज़रूर था, ये मुझे पता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, मैंने अच्छे से समझा भी दिया है, इंसिडेंट्स के बारे में बता दिया है, और जो है आखिरी में अब अगर सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, तो सॉल्यूशन बेसिकली यही हुआ था कि आखिरी में सारे जो ये क्या बोलते हैं इंसिडेंट थे, इनका समाधान हुआ था। अंग्रेज़ जो है उन्होंने मान लिया था कि ठीक है, हम जो ये पोल टैक्स वाला जो इंसिडेंट है, ठीक है, पोल टैक्स को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ये मैरिज हैं और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, इनको भी क्या बोलते हैं इनसे रिलेटेड भी जो ग्रीवियंसेस हैं उसको भी हम सुनेंगे और इनका भी समाधान निकलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि इन सारे जो इश्यूज़ हैं इनका बेसिकली सॉल्यूशन हो गया था, रिजॉल्व कर दिया गया था, ठीक है, बातों से और समझौते से। तो मतलब कहने का ये है कि जब हमारे लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करी, स्ट्राइक करी, और वो डट के रहे, तो उस वजह से जो है अंग्रेज़ों ने भी अपने घुटने आगे रख दिए, ठीक है, उन्होंने अभी अपने घुटने जो है ज़मीन पर लगा दिए थे कि ये जो लोग हैं ये अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, और इनसे जो है इनको अपोज करना मतलब बेसिकली हमारे फेवर में नहीं होगा। इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने भी हमारी ये जो मांगे हैं, हमारे जो ये राइट्स हैं, हमें दे दिए। लेकिन कहने का मतलब ऐसे तो ये है कि चलो अगर इनका भी सॉल्यूशन अगर हो भी गया, तो फिर भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई मेजर चेंज नहीं आया, ठीक है, उनके एक बर्ताव में चेंज नहीं आया, वो नए नए जो तरीके निकालते गए एक्सप्लॉयटेशन के। लेकिन ठीक है, चलो हमें यहाँ पर जो है सिर्फ टॉपिक से स्टिक करना है, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब आगे चलते हैं
बात करते हैं गांधी जी का जो एक्सपीरियंस था अभी साउथ अफ्रीका में, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब ये इसका मतलब जो रिजल्ट है वो क्या निकल कर आया। सबसे पहले तो देखो, गांधी जी को ये पता चला कि जो ये लोग हैं, ठीक है, जो हमारी जनता है, जो हमारे भारत की जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएं तो उनमें बहुत ही ज़्यादा एक एकता है और शक्ति है, ठीक है, किसी भी अत्याचार को उखाड़ फेंकने की। ठीक है, अगर वो एकजुट हो जाएं तो वो किसी भी बड़ी ताकत को जो अन्याय कर रही है उसको हटा सकते हैं अपने रास्ते से। ठीक है, तो ये बात जो है गांधी जी को पता चली वहाँ पर कि जो ये लोग होते हैं, जो मासेस होते हैं, उनमें सैक्रिफाइस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ एक पहली जो है गांधी जी को पता चली उस टाइम पर लोगों के बारे में। दूसरी जो चीज़ है, गांधी जी जो है वो भारत के लोगों को, जो अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग रिलीजन और क्लासेस से बिलोंग करते थे, आदमी और औरत, सभी को एकजुट करा पाए। ठीक है, क्योंकि जब तक वो अलग अलग थे, अलग अलग अपने अपने क्या बोलते हैं, खुद के ही बेनिफिट के लिए अगर वो कुछ सोच रहे थे तो उससे पॉसिबल नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सबक सिखाया जाए। लेकिन जब उन्होंने इकट्ठा किया, गांधी जी ने सभी भारतीय लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है, हर धर्म और हर क्लास के लोगों को, तो फिर उससे क्या हुआ कि हम जो है अपनी मांगों को अच्छे से रख पाए और उनका जो है सॉल्यूशन निकल पाया और हमें हमारे राइट्स वापस मिल पाए साउथ अफ्रीका में। तीसरी जो चीज़ है, गांधी जी को क्या महसूस हुई वहाँ पर, उनको लगा कि लीडर्स को, जो लीड करते हैं लोगों को, उनको कभी कभी जो है ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो कि लोगों को शायद अच्छे ना लगे। ठीक है, शायद लोगों को अच्छे ना लगें लेकिन वो उनके बेनिफिट के लिए ही होते हैं। तो उन्हें लगा कि ऐसे भी कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, लीडर्स को इस फेज से भी गुजरना पड़ता है। ठीक है, चौथी चीज़ जो है गांधी जी को क्या पता चली कि एक नया स्टाइल जो है लीडरशिप का, जो ये सत्याग्रह वाला जो एक नया मॉडल था स्ट्रगल का, ये उन्होंने क्या बोलते हैं, इसके बारे में वो जान पाए कि मतलब इससे पहले जो है उन्हें नहीं पता था कि ये वाली जो एक मेथड है प्रोटेस्ट की, ये इतनी सक्सेसफुल हो सकती है। तो एक नया जो स्टाइल है ये स्ट्रगल का, वो उन्होंने इवॉल्व किया। ठीक है, उसको जन्म दिया, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो गांधी जी को वो साउथ अफ्रीका में महसूस हुई, उनका जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में। अब जो ये सत्याग्रह की जो टेक्निक होती है, सत्याग्रह बेसिकली क्या होता है? सत्याग्रह देखो, ये जो एक प्रोटेस्ट की टेक्निक है, जो अपने राइट्स के लिए लड़ने की टेक्निक जो है ये सत्याग्रह वाली, ये बेसिकली दो टीचिंग्स पे डिपेंड होती है। एक तो है ट्रुथ, सच्चाई, और दूसरा है नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस यानी कोई भी ऐसे वायलेंट मेथड का यूज़ नहीं करना। ठीक है, मतलब कि शांति प्रिय जो है अपने क्या बोलते हैं, हक के लिए लड़ाई करना। तो शांति, जो नॉन वायलेंस और जो ट्रुथ का जो ये मेथड है, इसी के बेस पर जो है सत्याग्रह का मॉडल सरवाइव करा है। ठीक है, इसी के बेस पर जो है सत्याग्रह का मॉडल, प्रोटेस्ट का मॉडल डिपेंड था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं इस सत्याग्रह मूवमेंट के, सत्याग्रह मेथड के, बेसिकली सत्याग्रह टेक्निक के जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहला तो प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी इंसान सत्याग्रह को फॉलो करता है तो उसे किसी भी गलत चीज़ के आगे नहीं झुकना, यानी उसे सबमिट नहीं करना किसी भी ऐसी चीज़ को जो उसकी कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग गलत है, जो उसकी अंतरात्मा कह रही है कि अगर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अत्याचारी और अन्याय है, तो उसको उस रॉन्ग चीज़ को सबमिट नहीं करना, उस रॉन्ग चीज़, उस गलत चीज़ के आगे सबमिट नहीं करना एक सच्चे सत्याग्रही को। ठीक है, लेकिन उसे हमेशा ही सच्चाई का साथ देना है, सच सच बोलना है, नॉन वायलेंट रहना है। मतलब नॉन वायलेंस मतलब कि जो है पीसफुली अपने अपने रास्ते को फॉलो करना है। ठीक है, ट्रूथफुल रहना है, नॉन वायलेंस का फॉलो करना है, और तीसरा जो है बिना डर के रहना है, यानी फियरलेस। ठीक है, बिना डर के फियरलेस हमेशा उसे रहना है। तो ये जो कुछ ये एक पहला प्रिंसिपल है, एक सत्याग्रही को जो है फॉलो करना होता है हमेशा।
दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई सच्चा सत्याग्रही है तो उसे बॉयकॉट करना है गलत चीज़ का, उसे कॉपरेशन जो है वो विड्रॉ कर लेनी है। यानी आप अगर नॉन वायलेंट का मेथड अपना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उस मेथड के साथ साथ आपको जो है कॉपरेशन है वो नहीं दिखानी गलत चीज़ के साथ में, ठीक है। यानी आपको गलत चीज़ का साथ नहीं देना, मतलब आपको जो है बॉयकॉट कर लेना है। बॉयकॉट यानी जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो जो ये अंग्रेजी जो कपड़े बनकर आते थे ब्रिटेन से, वो भारत के लोगों ने जला दिए थे, ठीक है, बॉयकॉट कर लिया था। फॉरेन जो लिकर है, ठीक है, या फिर फॉरेन जो इंपोर्टेड जो सामान है उसका बॉयकॉट करना, यानी हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको खरीदेंगे नहीं, ठीक है। जब आप खरीदोगे नहीं तो वो सामान फिर किस काम का रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि बॉयकॉट का मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ को त्याग देंगे, हम उसका चीज़ का त्याग कर देंगे। और कॉपरेशन का विड्रॉ करने का मतलब होता है कि हम जो है, जैसे हम स्कूल में नहीं जाएंगे, स्कूल छोड़ देंगे, ब्रिटिश स्कूल्स, ठीक है। हम जो है ब्रिटिश नौकरियां छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम जो है जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोर्ट वगैरह, ये जो ब्रिटिश कोर्ट्स हैं, हम इसमें भी जो है न्याय मांगने के लिए नहीं जाएंगे। मतलब कि हम, अगर आप बोलोगे टैक्सेस पे करो, तो हम टैक्सेस भी पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि हम कॉपरेशन नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारे कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग आप गलत हो, ठीक है। तो ये एक मैं एग्जांपल दे दिया आपको कि जो है कॉपरेशन का विड्रॉल और बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब तीसरा जो प्रिंसिपल है वो यही है, इसमें बता रखा है कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद में जो ऑनर्स हैं उनको डिक्लाइन कर देना, जैसे कि नाइटहुड वगैरह जो देते थे ये ब्रिटिश लोग देते थे, उसको कई हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने त्याग भी करा था, जिसमें एक रविंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद में जो है ये अथॉरिटी की जो पोजीशंस हैं, ठीक है, उनको छोड़ देना। यानी मैंने अभी बताया आपको कि नौकरियां जो हैं, ब्रिटिश नौकरियां वगैरह जो ये देते थे, इनको भी त्याग कर देना कि हम काम नहीं करेंगे आपके लिए। तो ये तीसरा मतलब एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक सत्याग्रही को जो फॉलो करना होता है। चौथा प्रिंसिपल क्या है कि एक सच्चे सत्याग्रही को हमेशा ही सफरिंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपका जो ये सत्याग्रह वाला पाथ को फॉलो कर रहे हो, इस पाथ को आप चल रहे हो इस पाथ पर, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। मतलब कि सफरिंग के लिए जो है आपको हमेशा ही तैयार रहना है, ठीक है, क्योंकि ये रास्ता जो है मुश्किल होने वाला है। तो इस रास्ते में आपको कई सारे बैरियर मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब कि जो ये एक जो सफरिंग को एक्सेप्ट करने वाली जो ये एक ट्रेंड है, ठीक है, मतलब हम जितना भी आप अगर अत्याचार करो, हम अपनी सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। तो ये सफरिंग वाला जो है ना, सफ़र कर रहे हो आप, मुश्किलों से गुजर रहे हो, तो ये एक आपके सच्चाई के लिए आपका जो प्रेम है, ठीक है, सच्चाई के रास्ते के लिए आपका जो प्रेम है उसको दर्शाता है, ठीक है, कि आपका जो है डट के रहना, आपका जो है क्या बोलते हैं, सच्चाई के रास्ते को ना छोड़ना, ये क्या दर्शाता है, ये यही तो दर्शाता है कि जो है आप सच को इतना प्रेम करते हो कि आप उसके लिए सफरिंग भी लेने को तैयार हो, ठीक है, चाहे वो कितनी भी सफरिंग आप पर करी जाए, ठीक है, मतलब कि आप पर कितना भी अत्याचार करा जाए, आप सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ोगे। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, चौथा प्रिंसिपल है एक सत्याग्रही को जो फॉलो करना होता है। पांचवा प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी सच्चा सत्याग्रही उसको अपने मन में कोई भी इल फीलिंग, यानी कोई ऐसे क्या बोलते हैं ना, ऐसे एक हेट्रेड जो है वो नहीं रखनी टुवर्ड्स दी एनिमी, ठीक है। आप सफ़र भी कर रहे हो, ठीक है, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन आपका जो दुश्मन है, वो आपका जो रियल जो दुश्मन है, जो आप पर अत्याचार कर रहा है, उसके लिए आप कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग अपने हार्ट में, अपने दिल में नहीं रखोगे, ठीक है। तो ये जो है एक प्रिंसिपल है, पांचवा प्रिंसिपल एक सत्याग्रही को जो फॉलो करना होता है। छठा प्रिंसिपल क्या है कि कभी भी अत्याचार के आगे नहीं सर झुकाना। एक सच्चे सत्याग्रही को कभी भी अत्याचार के आगे अपना सर नहीं झुकाना। तो ये जो है एक प्रिंसिपल है, छठा प्रिंसिपल सत्याग्रही को जो फॉलो करना होता है, ठीक है। आखिरी जो प्रिंसिपल है, सातवां जो प्रिंसिपल एक सत्याग्रही के लिए, वो ये है कि सिर्फ बहादुर लोग ही, ठीक है, सिर्फ बहादुर लोग जिनके दिलों में एक जो बहादुरता की ज्वाला जल रही है, वो ही सत्याग्रह को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
समझ रहे हो? मतलब कि सत्याग्रह वाला जो रास्ता है वो कायरों के लिए नहीं है, उसको सिर्फ बहादुर और शक्तिशाली लोग ही फॉलो करें। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका जो आपका अगर एम कुछ भी हो, लेकिन आपको रास्ता जो है वो सही अपनाना है। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें हमारा एम ये है, अब हम इस एम को किसी भी रास्ते से अचीव करें, बात एक ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपका जो भी एम है वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो रास्ता है वो सही हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जिसके बारे में मैंने अभी बता दिया। ठीक है। गांधी जी के जो सत्याग्रह वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ प्रिंसिपल हैं। अगर आपके एग्जाम में सत्याग्रह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। तो इसके साथ में ही जो है हम यहाँ पर अपना वीडियो खत्म करेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे गांधी इन इंडिया। तो गांधी जी का जो है इंडिया में जब वो वापस आ गए तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उनके जो है क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। ठीक है। तो आई होप कि सब कुछ समझ आ गया होगा, इस वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ मैंने वर्ड टू वर्ड समझाया है आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।